बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम मुश्तरका सरमाया की कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मुश्तरका सरमाया की कंपनी की सबसे पहले हम तारीफ। अब तक हम दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस कर चुके हैं, वाहिद मिल्कियती कारोबार और शराकती कारोबार को, और इन दोनों की खामी और नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसे कारोबार की ज़रूरत महसूस की गई जो इन खामियों को दूर भी करे और कारोबार वसी पैमाने पर, नेशनल लेवल पर, मल्टी नेशनल लेवल पर शुरू किया जा सके। चुनांचे इस मकसद के लिए कारोबार की एक तीसरी किस्म मुश्तरका सरमाया की कंपनी, उसका वजूद अमल में लाया गया। मुश्तरका सरमाया की कंपनी में मेंबरान की तादाद गैर महदूद और ज़िम्मेदारी महदूद होती है, जिसकी वजह से सरमाया बहुत ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा किया जा सकता है, जिससे बड़े पैमाने के कारोबार, मसलन बैंकारी, बीमाकारी यानी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं, इसी तरह टेक्सटाइल मिल्स वगैरह हैं, शुगर मिल्स वगैरह हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े कारोबार, जिसमें नेशनल लेवल के कारोबार भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल के कारोबार भी हो सकते हैं, वो किए जा सकते हैं। और बाद का फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसे रिस्की कारोबार भी शुरू किए जाते हैं कि जिनकी मुल्क को ज़रूरत होती है और अकेले चंद लोग, वाहिद मिल्कियती कारोबार या शराकत की सूरत में लोग उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते या उतना सरमाया उनके पास नहीं होता। तो मुश्तरका सरमाया की कंपनी का पाकिस्तान में अब जो लेटेस्ट एक्ट है वो 2017 का है, कंपनी एक्ट 2017, और उसके मुताबिक मुश्तरका सरमाया की कंपनी की तारीफ आपके सामने है। मुश्तरका सरमाया की कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें बहुत से अशखास मुनाफा की गर्ज से कारोबार करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी रकम शेयर्स की सूरत में लगाते हैं, और ये शेयर्स खरीदे भी जा सकते हैं, फरोख्त भी किए जा सकते हैं और आसानी के साथ मुंतकिल भी किए जा सकते हैं। और ये शेयर्स आम जो चलता हुआ कारोबार है कंपनी का, स्टॉक एक्सचेंज में इन शेयर्स को ख़रीदा भी जा सकता है ब्रोकर्स के थ्रू, और इन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में बेचा भी जा सकता है और इन शेयर्स को दूसरों को वहाँ पर मुंतकिल भी किया जा सकता है। जैसे वाहिद मिल्कियती कारोबार में हमने डिस्कस किया था, या पार्टनरशिप में, कि अगर कोई एक पार्टनर अपनी मर्जी से किसी दूसरे को शेयर मुंतकिल करना चाहे तो वो उस वक्त तक मुंतकिल नहीं कर सकता था, बेच नहीं सकता था जब तक बाकी रजामंद ना हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सीन नहीं है। यहाँ जब भी किसी बंदे को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, वो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स के थ्रू वो शेयर बेच भी देगा, और वहाँ से अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो शेयर ख़रीद भी सकता है। इसलिए इसमें कोई पाबंदी नहीं है और ये लॉन्ग लाइफ बिजनेस है। एक शेयर होल्डर के मर जाने की वजह से, पागल होने की वजह से, दिवाली होने की वजह से कंपनी की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको परपेचुअल सक्सेशन हम कहते हैं कि मुसलसल लगातार ये कारोबार किसी के मरने की वजह से, पागल होने की वजह से, दिवालिया होने की वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं ख़त्म नहीं होता, ये चलता ही रहता है। जो अफराद मुनाफा कमाने की गर्ज से कारोबार में रकम लगाते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। कुल रकम जो हिस्सादारों से वसूल की जाती है उसे हम कंपनी का सरमाया यानी कैपिटल ऑफ द कंपनी कहते हैं, और सरमाया को आगे जो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है उन्हें हम हिस्सेस या शेयर्स कहते हैं। इस कारोबार की भी कुछ खसूसियत है कंपनी की, जिनमें सबसे पहली खसूसियत, सबसे अहम खसूसियत है जुदागाना कानूनी हैसियत यानी सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की कानूनी हैसियत हिस्सादारों से अलग होती है। मसलन अगर कंपनी से किसी ने रकम लेनी हो तो वो कंपनी के नाम दायर करेगा और ना कि किसी हिस्सेदार के नाम। इसके अलावा कंपनी अपने नाम से दूसरों के साथ एग्रीमेंट्स डायरेक्ट करती है। मज़ीद ये कि अगर कोई कर्जा लेना हो तो कंपनी अपने नाम से ही कर्जा लेती है, कोई जायदाद खरीदनी हो अपने नाम से ही खरीदेगी, कोई जायदाद बेचनी हो तो अपने नाम से ही बेचेगी, क्योंकि इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी, अलहदा कानूनी हैसियत कहते हैं। हिस्सेदार पूरे मुल्क में फैले होते हैं, पूरी दुनिया में फैले होते हैं, इसलिए डायरेक्टर्स वो अपने में से अपॉइंट कर देते हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट को चलाते हैं। सेकंड नंबर पर है इसकी लिमिटेड लायबिलिटी। वाहिद मिल्कियती कारोबार और शराकत में क्योंकि जिम्मेदारी गैर महदूद थी, नुकसान होने की सूरत में जितना पैसा हिस्सेदारों ने, शेयर पार्टनर्स ने लगाया होता था, अगर उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता तो वो अपने घर से दोबारा एक्स्ट्रा ला के देते हैं। जबकि कंपनी में जिस बंदे ने जितने शेयर्स खरीदे हैं, अगर नुकसान हो जाए कंपनी का, कंपनी की लिक्विडेशन हो जाए, कंपनी का खात्मा हो जाए, कंपनी का काम वाइंड अप हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो
जितने जितने शेयर्स खरीदे बस उस हद तक ही उनकी जिम्मेदारी होगी। उससे मसलन एक बंदे ने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं तो नुकसान हो गया, कंपनी खत्म हो गई, बंद हो गई, दिवालिया हो गया कंपनी का, या कंपनी की वाइंडिंग अप हो गई, इख्तिताम हो गया उसका, खात्मा हो गया कंपनी का, तो वो 1 लाख से ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं देगा। इसलिए इसको हम महदूद जिम्मेदारी कहते हैं। यानी जितने हिस्से खरीदे, हिस्से यानी शेयर्स की हद तक ही उनकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद है नंबर 3 पे इसकी खसूसियात में कंपनी की वास्ट बिजनेस, यानी वसी कारोबार। कंपनी के हिस्सेदारों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से सरमाया ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वसी पैमाने पर कारोबार किया जा सकता है। और कंपनी के हिस्से पैसा इकट्ठा कैसे होता है? कंपनी का पैसा कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी खसूसी तौर पर जो होती है, आगे इस बारे में हम डिस्कस भी करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स आवाम को बेचती है, इसलिए उसको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमने अभी पढ़ा इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी, कि जिस बंदे ने शेयर खरीदे होंगे अगर नुकसान हो गया तो उसकी हद तक ही उसकी जिम्मेदारी है, उसके अलावा उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होगी। और कंपनी पैसे कैसे इकट्ठे करती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेचकर, जिसको हम उर्दू में हिस्सेस कहते हैं, शेयर्स बेचकर, पहले जब नई कंपनी कायम होती है तो अखबार में बाकायदा इश्तहार आता है जिसे हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए लोगों को इंटीमेट किया जाता है, डेट बताई जाती है, बैंक के थ्रू जिस बंदे का बैंक में अकाउंट होगा, जो बालग होगा, जिसकी उम्र कानून के मुताबिक 18 साल से ज़्यादा होगी, वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाएगा और वहाँ पर फॉर्म कंपनी का फिल करेगा। जैसे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है, आपको एडमिशन मिलता है, उसी तरह फॉर्म फिल करके और जितने आपने शेयर्स खरीद रहे हैं उसका क्रॉस चेक कंपनी के नाम का कंपनी के अकाउंट में जमा करवाते हैं। और फिर कंपनी अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ज़्यादा दरखास्तें आ जाएँ, तो फिर कंपनी बैलेटिंग करती है, कुरानंदाजी करती है, जिनके नाम बैलेटिंग में शेयर्स निकल आते हैं उनको शेयर्स अलॉट कर देती है, और जिनके नाम शेयर्स नहीं निकलते बैलेटिंग में उनको पैसे उनके वापस कर देती है। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में भी लोग जो भी चाहें तो कंपनी उनको इस तरह शेयर्स की फरोख्त करती है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें बिल्कुल वसी कारोबार, यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी बना के प्रोडक्शन की जा सकती है। और हिस्सेस की मुंतकली में कह रहे थे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगली इसकी जो खसूसियत है कि कंपनी के हिस्से आज़ादाना एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को मुंतकिल किए जा सकते हैं, इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, जबकि शराकती कारोबार में बाकियों की रजामंदी ज़रूरी होती थी, पार्टनर्स की। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। 5वें नंबर पर है इंतज़ाम, यानी इसका इंतज़ाम कौन चलाता है? कंपनी का इंतज़ाम चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स होते हैं, और ये शेयर होल्डर्स में से अपॉइंट किए जाते हैं। क्योंकि इस कारोबार में हिस्सेदारों का कारोबार में कोई अमली ताल्लुक नहीं होता, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो अपॉइंट करते हैं जो उनके मफादात की निगरानी करते हैं और इसका मैनेजमेंट यानी इंतज़ाम संभालते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास अगली फीचर कंपनी की, वो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, हिस्सेदारों की तादाद। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सूरत में कम से कम 7 हिस्सेदार होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारों पर कोई पाबंदी नहीं होती, यानी मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए, हज़ारों लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो जाएं, जितना कंपनी का वो कैपिटल है उसके मुताबिक वो शेयर्स इशू कर सकती है। और अगर ज़रूरत पड़े तो इस कैपिटल में चेंज भी करवा सकती है SECP से, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एंड स्टॉक एक्सचेंज SECP से, और या रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से। जबकि प्राइवेट कंपनी की सूरत में कम से कम 2 अफराद शेयर होल्डर्स होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद 50 हो सकते हैं। ज़्यादा तादाद की वजह से सरमाया की मिकदार भी इसमें ज़्यादा होती है कंपनी की सूरत में। 7 नंबर पे है हमारे पास डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी मुनाफा की तकसीम, यानी जितना मुनाफा कंपनी को होता है वो हिस्सेदारों में उनके हिस्सों की, यानी जितने जितने किसी ने शेयर्स खरीदे होते हैं पर शेयर के हिसाब से मुनाफा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन मुनाफा सारे का सारा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, अमूमन कुछ हिस्सा बचाकर रिजर्व के तौर पर रख लिया जाता है ताकि वक्त ज़रूरत काम आ सके। और उसके बाद इसकी लॉन्ग लाइफ है, वाहिद मिल्कियती कारोबार या पार्टनरशिप की तरह नहीं है कि महदूद ज़िंदगी, इसकी लंबी ज़िंदगी होती है। कि हम पढ़ चुके हैं वाहिद मिल्कियती कारोबार में शराकत में कोई पार्टनर मर गया, दिवालिया हो गया या पागल हो गया तो कारोबार ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ इस पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी कोई बंदा शेयर ख़रीदता है तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में उसके
नॉमिनी का जिक्र होता है, यानी वो बंदा मर गया तो उसका वारिस जो होगा वो शेयर होल्डर बन जाएगा, वो भी मर जाए तो उसका वारिस, वो अगला भी बन जाए, यानी सारे हिस्सेदार मर जाए, सारे वारिस मर जाए, उसके बाद और आगे उनकी विरासत चलती रहती है। इसी तरह नॉमिनीज आगे आगे शिफ्ट होते रहते हैं। तो इस तरह इसकी किसी के मरने, पागल होने या दिवाला होने की सूरत में कंपनी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, कंपनी का कारोबार चलता रहता है। 9 नंबर पर है हमारे पास, इसमें लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कानूनी पाबंदियाँ, यानी कंपनी को पूरे पाकिस्तान या दुनिया में लोगों ने पैसा लगाया होता है, तो इसलिए इसके लिए बहुत सारी कानूनी पाबंदियाँ हैं और ख़ुसूसी तौर पर ऑडिट की पाबंदी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इसका ऑडिट करते हैं और कंपलसरी है इस कंपनी के लिए ऑडिट। और इसके अलावा भी बहुत सारियाँ पाबंदियाँ हैं और कानूनी कार्रवाइयाँ हैं जो पूरा करनी पड़ती हैं इसका कारोबार को कायम करने के लिए, चलाने के लिए, बनाने के लिए। 10 नंबर पर है हमारे पास सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जायदाद की खरीदो फरोख्त। कंपनी, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी यानी अलहदा कानूनी हैसियत है, इसलिए कंपनी अपने नाम से ही जायदाद की खरीदो फरोख्त करती है, किसी हिस्सेदार के नाम से खरीदो फरोख्त, शेयर होल्डर के नाम से खरीदो फरोख्त नहीं करती। इसके बाद हमारे पास खसूसियत के बाद है कंपनी के मुश्तरका सरमाया की कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स, एडवांटेजेस या फ़वाइद। पहले नंबर पर इसके लार्जर कैपिटल, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि कम अज़ कम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सूरत में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारों पे, शेयर होल्डर्स पे कोई पाबंदी नहीं होती, इसलिए कारोबार वसी पैमाने पर चलाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा सरमाया इकट्ठा किया जा सकता है, करोड़ों अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया जा सकता है। चूँकि फ़ी हिस्सा की मालियत कम होती है, पाकिस्तान में जो ऑर्डिनरी शेयर है, जो आम शेयर हैं, उनकी 10 रुपये फेस वैल्यू होती है, यानी जैसे 10 रुपये का नोट है उसके ऊपर 10 लिखा है, इसी तरह एक शेयर, एक सर्टिफिकेट का नाम है, उसके ऊपर 10 रुपये लिखे, और मार्केट में वैल्यू कंपनी 50 का, 60 का, 70 का, 100 का अपने हिसाब से उसको इशू करती है, जिसकी कंपनी की वर्थ होती है, जो वैल्यू होती है। इसलिए आम आदमी भी कंपनी के शेयर खरीद कर सरमाया लगा सकता है उसमें। पाकिस्तान में एक हिस्सा की मैं बता चुका हूँ, जैसे असल कीमत 10 रुपये होती है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कि वाहिद मिल्कियती कारोबार शराकत में गैर महदूद जिम्मेदारी होती है और नुकसान हो जाए तो उनको हिस्सा जितने पैसे लगाए होते हैं उन्होंने उससे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें जितने शेयर्स जिसने खरीदे, अगर कंपनी का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो उससे ज़्यादा नुकसान की सूरत में वो पैसे पे नहीं करेंगी। मतलब जैसे मैंने पहले बताया, अगर किसी ने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं तो वो 1 लाख रुपए तक ही ज़िम्मेदार है, इससे ज़्यादा वो 1 रुपया भी नहीं देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें सरमाया की हद तक जिम्मेदारी महदूद है, जितने पैसे लगाए, जिसने नुकसान हो गया तो उसी हद तक जिम्मेदार होगा, गैर महदूद जिम्मेदारी नहीं है। तीसरे नंबर पर इसके एक और फ़ायदा इसका मुश्तरका सरमाया की कंपनी का कि हिस्स की मुंतकली, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सूरत में हिस्सेदारों को ये आज़ादी हासिल होती है कि वो चाहें तो अपने हिस्से आसानी से फ़रोख्त या मुंतकिल कर सकते हैं, यानी किसी को भी बेच सकते हैं। बेचने से बाद स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे पहले मैंने बताया, ब्रोकर्स के थ्रू वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं और जब चाहें वहाँ पर बेच सकते हैं। हिस्से की खरीदो फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए ही होगी, डायरेक्ट नहीं कंपनी से आप ले सकते या बेच सकते, स्वाय इसके को कंपनी नई कायम हो रही है। चौथे नंबर पर है इसका बेहतर नज़्म नस्क यानी बेटर मैनेजमेंट। कंपनी का नज़्म नस्क बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, और मैं बता चुका हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक लिमिटेड में 7 और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 होते हैं, जिन्हें हिस्सादार यानी शेयर होल्डर्स सेलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं, और ये अपने अपने फील्ड में माहिरीन की हैसियत रखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसलिए कंपनी के निज़ाम में ज़्यादा हुस्न कारकर्दगी पाई जाती है। 5वें नंबर पर है इसके फ़ायदों में, मुश्तरका सरमाया की कंपनी के फ़ायदों में वसी कारोबार यानी लार्ज स्केल बिजनेस, ज़्यादा हिस्सेदार होने की वजह से वसी सरमाया, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है, और तजर्बाकार इंतज़ामिया भी होती है, और एक्सपर्ट्स लोगों के खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं, इसलिए कारोबार वसी पैमाने पर किया जा सकता है। 6 नंबर पर है लॉन्ग लाइफ यानी लंबी ज़िंदगी। अभी हम डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि हिस्सेदारों की मौत, पागलपन, दिवालिया का असर कंपनी पर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी हैसियत हिस्सेदारों से अलहदा होती है, इसलिए इसकी लंबी उम्र होती है। इसके लिए किसी की मरने से, पागल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी का कारोबार चलता रहता है। 7 नंबर पर है सरमायाकारी की हौसला अफजाई यानी इनकरेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कारोबार सरमायाकारी की हौसला अफजाई करता है और बड़ी बड़ी सनतों को चलाने के लिए मौसर रहनुमाई फराहम करता है। 8 नंबर पर है माहिरीन की खिदमत यानी सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। कंपनी में क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कारोबार वसी पैमाने पर
किया जा सकता है। और कारोबार वसी इसलिए वसी होता है, इसलिए माहिरीन की खिदमत हासिल करना आसान होता है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। हम मैक्सिमम जो बाय फॉरेन कंट्री से भी एक्सपर्ट्स की खिदमत हासिल कर सकते हैं अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट 9 नंबर पर इसके फ़ायदों में, मुश्तरका सरमाया की कंपनी के फ़ायदों में हिसाब किताब की जांच पड़ताल। जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, कंपनी के सालाना हिसाबात की बाकायदा जांच पड़ताल होती है और इसके लिए तजर्बाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर मुकर्रर किए जाते हैं, जो ऑडिट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, हिसाबात को चेक करते हैं, जिसकी वजह से बददेनती, फ्रॉड और गलतियों के अमकानात ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म तो नहीं, पर आप कह सकते हैं कम से कम हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 10th नंबर पे तजर्बा व तहकीक, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च। कंपनी में सरमाया क्योंकि वाफर मिकदार में होता है, लिहाजा रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, तजर्बा व तहकीक के लिए आसानी से लेबॉर्ट्रीज कायम की जाती हैं। नए फार्मूले इजादात अमल में आती हैं और मसारफ़ पैदाइश में भी खासी हद तक कमी होती है। मसारफ़ पैदाइश में अखराजात, प्रोडक्शन के अखराजात में कमी होती है और यूँ मुनाफा में इजाफा होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 11th पॉइंट, डेमोक्रेटिक स्टाइल यानी जमहूरी तर्ज अमल। कंपनी का इंतज़ाम जमहूरी तरीक़ा से चलाया जाता है। हिस्सादार जो होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, इंतखाब के ज़रिए अपने में से चंद लोगों को बतौर डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स चुन लेते हैं और वही कंपनी के सारे मामलात के ज़िम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट नंबर है लास्ट इसके फ़ायदों में और भी कई हो सकते हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, पुरखतर कारोबार की तरक्की यानी प्रोग्रेस ऑफ रिस्क की बिजनेस। मुश्तरका सरमाया की कंपनी में एक तरफ हिस्सादारों की जिम्मेदारी महदूद होती है और दूसरी तरफ सरमाया की फरावानी, इसलिए बड़े से बड़ा पुरखतर कारोबार भी शुरू करना मुमकिन हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं। ज़ाहिर पहले जैसे हम कह चुके हैं कि जहाँ पर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, तो मुश्तरका सरमाया की कंपनी के भी कुछ नुकसान हैं जो हमारे सामने हैं। पहला पॉइंट है इसका गैर तसल्ली बख्श इंतज़ाम यानी अनसेटिस्फैक्ट्री मैनेजमेंट। मुश्तरका सरमाया की कंपनी में हिस्सादारों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से सभी हिस्सादारों के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो सारे कारोबार में अमली तौर पर हिस्सा ले सकें। लिहाजा वो कारोबारी मामलात को चलाने के लिए अपने में से डायरेक्टर्स मुंतखब करते हैं जो कंपनी के मजमूई मफादात की बजाय ज़ाती मफाद के लिए काम करते हैं और इस तरह कंपनी के मफाद को नुकसान पहुँचता है। यानी जो डायरेक्टर्स होते हैं ज़्यादातर अपने ज़ाती मफाद में लगे रहते हैं और कंपनी के मफाद को नहीं देखते, इसलिए ओवरऑल कंपनी को नुकसान पहुंचता है उनकी बातों को। दूसरे नंबर पर है इख्तलाफ राय, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बाज़ औक़ात डायरेक्टर्स और कंपनी के दूसरे अफसरान में किसी अहम मसला पर इख्तलाफ राय पैदा हो जाता है जिससे ताल्लुकात नाखुशगवार हो जाते हैं, कंपनी की कामयाबी और तरक्की के अमकानात ख़त्म हो जाते हैं और यूँ कंपनी के कारोबार में नुकसान होने का खतरा लाक हो जाता है। तीसरा नुकसान मुश्तरका सरमाया की कंपनी का है कायम करने के भारी अखराजात यानी हैवी एक्सपेंसेस ऑफ फॉर्मेशन। मुश्तरका सरमाया की कंपनी के कारोबार को कायम करने की बहुत सी कानूनी पाबंदियाँ हैं जिसकी वजह से इसके कारोबार को कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं और टाइम का ज़ाया होता है टाइम। चौथे नंबर पर है इसका नुकसान राजदारी का फुकदान, लैक ऑफ सीक्रेसी। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस कारोबार को अपने हिसाबात की तशहीर करनी पड़ती है, SECP को जमा करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को जमा करवाना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है, उसकी तशहीर की जाती है, तमाम अखराजात, तमाम आमदनियों को ओपन करना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है और दूसरी कारोबार से मुतल्लिका रिपोर्टें हिस्सादारों का और रजिस्ट्रार को कानूनी तौर पर भेजना क्योंकि ज़रूरी होती हैं, जिससे राजदारी कायम नहीं रह सकती और बाज़ औक़ात दूसरे कारोबारी अदारे इससे फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह कंपनी के कारोबार पर असर पड़ता है। पाँचवें नंबर पर है इसका नुकसान मुश्तरका सरमाया की कंपनी का मफादात में फ़र्क, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। चूँकि कंपनी का इंतज़ाम चंद मुंतखब डायरेक्टर्स के हाथ में होता है जो हमेशा अपने ज़ाती मफादात को पेश नज़र रखते हैं और हिस्सादारान के मफाद को नज़रअंदाज करते हैं। इस तरह वो ज़ाती दिलचस्पी और मेहनत से काम नहीं करते, जिस वजह से कारोबार ज़्यादा फ़रोग नहीं पा सकता और गैर मुनाफा बख्श साबित होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका डीमेरिट, दैट इज़ डबल टैक्सेस यानी दोहरा टैक्स। इस कारोबारी तंजीम का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि टैक्स की अदायगी 2 मरतबा करना पड़ती है। एक दफ़ा तो कंपनी के जो टोटल प्रॉफिट होता है, खालस मुनाफा होता है, नेट प्रॉफिट, उस पर, और दूसरी मरतबा जब मुनाफा हिस्सादारों में तकसीम किया जाता है
और उनकी ज़ाती आमदनी बनता है तो फिर इनकम टैक्स उन्हें भी अदा करना पड़ता है 2 मरतबा, यानी एक दफ़ा टोटल मुनाफा पर और एक दफ़ा हिस्सेदारों के मुनाफा पर कंपनी को 2 मरतबा टैक्स अदा करना पड़ता है। 7 नंबर पर इसका डीमेरिट है, नुकसान है, फ्रेब का खतरा, चांसेस ऑफ फ्रॉड, क्योंकि तमाम हिस्सेदार कंपनी के कारोबार में हिस्सा नहीं लेते, कंपनी के इंतज़ाम में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए उन्हें कारोबार के अमली तौर पर मामलात का बिल्कुल इल्म नहीं होता और डायरेक्टर्स ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं, इसलिए फ्रेब और धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है। 8वें नंबर पर है अकरबा परवरी यानी नेपोटिज्म। बाज़ औक़ात डायरेक्टर्स वगैरह अपने अजीज़ व अकारों को कंपनी में मुलाज़िम रख लेते हैं जो नाअहल होते हैं और कारोबार से मुतल्लिक़ा तालीम व तरबियत और तजर्बा नहीं रखते, जिसकी वजह से पैदावार के अखराजात बढ़ जाते हैं और कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। 9 नंबर पर है मजदूर मालिक ताल्लुकात, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। हमारे पास नेक्स्ट जो नंबरिंग आ रही है कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, मफादात में फ़र्क, दोहरा टैक्स, फ्रेब का ख़तरा, नेपोटिज्म। एंड 9th नंबर पे हमारे पास अगला इसका पॉइंट है दैट इज़ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस यानी मजदूर मालिक ताल्लुकात। मुश्तरका समाज की कंपनी का कारोबार वसी होने की वजह से मजदूर भी काफ़ी तादाद में होते हैं और मालकान का मजदूरों से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं होता, इसलिए मालिक और मजदूरों के दरमियान गलत फहमियाँ और शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से नौबत हड़तालों और तालाबंदियों तक पहुँच जाती है। और 10th नंबर पर है इनफरादी पसंद और अशिया यानी इंडिविजुअल चॉइस एंड गुड्स। मुश्तरका समाज की कंपनी में चूँकि कारोबार वसी पैमाने पर किया जाता है, लिहाजा अशिया काफ़ी वसी मकदार में तैयार की जाती हैं, इसलिए कारोबार की इस तंजीम में इनफरादी पसंद को पेश नज़र नहीं रखा जा सकता। ओवरऑल वो चीज़ें तैयार की जाती हैं जो कम खर्च पर तैयार की जा सके और जो ज़्यादा मकदार में तैयार की जा सके, इसलिए इनफरादी पसंद का मद्देनज़र रखना मुश्किल हो जाता है। लास्ट पॉइंट है इसके नुकसानात में मुश्तरका समाज की कंपनी के कि इस कारोबार जो है मुश्तरका समाज की कंपनी का बहुत बड़े कारोबार हो जाते हैं, बहुत वसी बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, और जब बहुत बड़े कारोबार बन जाते हैं तो ज़ाहिर है जितना ज़्यादा बड़ा कारोबार होगा, जितनी ज़्यादा मकदार में चीज़ें बनेंगी तो और अशिया बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर तैयार होने लगेंगी, और जब ज़्यादा वसी पैमाने पर तैयार होती है तो फी कस लागत बहुत कम हो जाती है। ये छोटे पैमाने पर चलने वाली कंपनियों को ये बड़े कारोबार ख़त्म कर देते हैं और अपनी अजारादारी यानी मोनोपोली कायम कर लेते हैं, तो छोटी सनतों को पनपने का मौका कम मिलता है। तो ये आज हमारे पॉइंट से डियर स्टूडेंट्स इस मुश्तरका समाज की कंपनी के बारे में, इसकी खसूसियात, फ़ायदे और नुकसान हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त के लिए अब अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।